अमित भाई, एएनआई के पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद जी। सीए के लिए अभी लाने की क्या जरूरत थी? सारे जो विपक्ष के नेता हैं सब कह रहे हैं कि ये ठीक चुनाव के पहले नोटिफिकेशन लेके आए हैं। पहली बात तो सीए की जरूरत क्या थी और इसकी नोटिफिकेशन चुनाव के 2 या 3 महीने पहले? देखिए, मैं पहले टाइमिंग की बात करता हूँ जी। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है। चुनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मान्यता मिल गई है। रूल्स फॉर्मेलिटी है। अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? तो इतने साल तो हुआ नहीं ना, 2019 के बाद अब हुआ है। स्मिता जी, मुझे एक बात बताइए, व्हील ऑफ लेजिस्लेटर, व्हील ऑफ गवर्नमेंट बिल से प्रकट होता है या रूल से प्रकट होता है? ऑब्वियसली बिल से। रूल व्यवस्था करता है, जो करने में पहले कोविड के कारण और बाकी सारे पॉलिटिकल इश्यूज के कारण लेट हुआ। मगर कब से नागरिकता मिलेगी? तो 2014 के पहले से। वो थंब रूल वहीं का वहीं है। आज क्या फर्क पड़ गया है बताइए? कोई फर्क नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को के लिए ये पॉलिटिकल गेन का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए करोड़ों शरणार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है, उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी 3 पीढ़ी को न्याय देने का मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया। आप कह रहे हैं करोड़ों लोग यहाँ आएंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है, मतलब आपको कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा। लेकिन जो विपक्ष है वो कहती है कि आप एक नया वोट बैंक बना रहे हैं, बीजेपी एक नया वोट बैंक बना रही है अपने लिए। देखिए, विपक्ष को और कोई काम नहीं। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए? इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होनी है। 2019 में आपने एएनआई को इंटरव्यू में कहा था कि जो हिंसा हुई थी उस वक्त, सीए के कारण जो हिंसा हुई थी उस वक्त आपने कहा था एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है और वो आप दूर नहीं कर पाए उस डिसइंफॉर्मेशन को, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, जो भी। इस बार क्या पार्टी जो है या सरकार जो है उसको अलग कर पाई है? सुमिता जी, दरमियान में मैंने कहा 41 टाइम, 41 बार अलग अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डिटेल बात करी है कि इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीए सिर्फ और सिर्फ 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं,
इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। मैं बाकी रिलीजन्स के बारे में बाद में आती हूँ, पहले मुसलमान समुदाय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे ममता बनर्जी हों, और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ, बिकॉज आप मुसलमानों को नहीं शामिल कर रहे हैं, तो वो क्राइटेरिया ही है कि मुसलमान नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है। आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इस देश का एक इतिहास है। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया, देश 3 हिस्सों में बंट गया। वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया। हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अल्पसंख्यक है उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराए जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चालू हुई, वोट बैंक की राजनीति चालू हुई। अपीसमेंट के कारण वो वादा कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरा नहीं किया जो आज नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। सर, जो बाकी समुदाय, बाकी जो रिलीजन्स हैं, चाहे हिंदूज हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, उन सबको तो मैं मानती हूँ, ठीक है, देवर रिलीजन्स बॉर्न इन इंडिया। नहीं, आंकड़े पर पारसी और अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं, वो जो रिलीजन्स है, दे वर नॉट बॉर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए, इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्मिता जी, आप आंकड़े की गहराई में जाइए। जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे। आज 3.7% बच गए। कहां गए सारे? इतने सारे तो यहां आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया। कहां जाएंगे ये लोग? क्या देश इसका विचार नहीं करेगा? देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी? देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए? इसमें अहमदी मैं है, बांग्लादेश बलोच भी है। मैं बांग्लादेश की बात करता हूं जी। 1951 में हिंदुओं का प्रतिशत 22% था। मैं 51 की बात कर रहा हूं। बांग्लादेश की 51 के आंकड़े ऊपर हमारे पास है। 2011 की जनगणना में वो 10% रह गए। कहां गए वो लोग? अफगानिस्तान 1992 के पूर्व, मैं 92 के आंकड़े मेरे पास लगभग 2 लाख सिख और हिंदू थे और आज करीब 500 बच गए। क्या इन लोगों को अपनी बिलीफ से जीने का अधिकार नहीं है? वो जब भारत एक था तब हमारे ही थे, हमारे ही भाई है, हमारी ही बहन है, हमारी ही माता है। अगर यही थियोरी को आप अपना लो तो पार्टीशन के बाद इतने सारे शरणार्थियों को क्यों लिया? उसका भी तर्क नहीं है फिर तो। तो वही मैं पूछूंगी कि आपने कहा कि धर्म के आधार पर दूसरा मुल्क बना, पर वहां पर शिया और अहमदी, बलोच, ये भी तो प्रताड़ित है वहां पर। देखिए, वो प्रताड़ना आंकड़ों के आधार पर इतनी सिद्ध नहीं की जाती और पूरी दुनिया में ये सारा ब्लॉक मुस्लिम ब्लॉक माना जाता है। आप मेरी बात समझ कर चलिए। और शिया, अहमदिया वो तो छोड़िए, मुसलमान को भी अधिकार है यहाँ एप्लीकेशन करने का। हमारे संविधान ने रास्ता खोला है, वो एप्लीकेशन कर रेफ्यूजी के तौर पर ना रेफ्यूजी के तौर पर नहीं, नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार
इनकी भारत की सुरक्षा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हुए उसका निर्णय करेगी। अच्छा, तो एक रास्ता काउंसिल या किसी कुछ। के लिए बंद नहीं है। अच्छा। ये स्पेशल एक्ट इसलिए बनाया है कि ये किसी भी वैध डॉक्यूमेंट के बगैर शरण में आए हैं, बॉर्डर क्रॉस कर कर आ गए हैं। तो अब आपने पोर्टल भी खोल दिया है, उसमें वो सारे डिटेल्स करेंगे। वो पोर्टल सुरक्षित है, और अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है तो क्या अब वो ना नागरिक है, ना माइग्रेंट है, ना रेफ्यूजी है, क्या बन जाते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिनके पास दस्तावेज नहीं है इसका रास्ता हम बाद में ढूंढेंगे, परंतु जिनके पास दस्तावेज है वो मेरे एक रफ अंदाज से 85% से ज्यादा है। और कितनी देर लगेगी, क्योंकि उन्हें एक ओथ भी लेना पड़ेगा। हमने कोई उस- समय मर्यादा नहीं रखी है। अच्छा। आराम से सब लोग एप्लीकेशन करें। मैं सबको अपील करता हूं, आप आराम से करिए। ये एप्लीकेशन देश की सभी भाषाओं में है। आपकी भाषा में आप डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो, और आपकी समय की अनुकूलता से भारत सरकार आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी और डॉक्यूमेंट की ऑडिट के लिए बुलाएगी। और वो फेस टू फेस इंटरव्यू होगा या फिर? या फेस टू फेस होगा। फेस टू फेस। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आना पड़ेगा। और अगर वो सेकंड जनरेशन रेफ्यूजीज है, मतलब अगर उनके बच्चे हो गए हिंदुस्तान में, 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आए हैं वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है। ठीक। मैं आपके आलोचक के जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ती हूँ, और आप बताइए। जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो अंधाधुंध लोग आएंगे, बीजेपी उन्हें नागरिकता देगी, उससे थेफ्ट, रॉबरीज, रेप बढ़ जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप अपने नागरिकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और इनको आप स्मिता जी वो पार्टीशन के बैकग्राउंड को भूल गई हैं। शायद उनको जो निराश्रित आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रेफ्यूजी बनकर यहां आए थे, दिल्ली के बाजार में सब्जियों की दुकान लगाई थी। मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। ममता बनर्जी पे आती हूँ। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बीजेपी जो है ये हिंदू मुसलमान का खेल कर रहे हैं, और उन्होंने ऑडियंस को कहा कि आपकी प्रॉपर्टियां छिन जाएंगी, आपके बच्चों का एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा, आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, और डिटेंशन कैंप ऑलरेडी हैं। तो ये सीए के ज़रिए 15 से लेके 20 लाख लोगों की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है घुसपैठ रोकिए। नहीं रोक रही है वो नहीं कर रही, आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रही। आसाम में कंप्लीट घुसपैठ
क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। किस तादाद तक घुसपैठ हुआ है और कब से हो रहा है? देखिए, इसके अधिकृत आंकड़े जब तक कोऑपरेट न करे, ढूंढना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कलेक्टर के हाथ में पूरा मशीनरी और डिटेंशन कैंप की बात, मगर वो दिन दूर नहीं है जी, वो दिन दूर नहीं है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे। इलीगल माइग्रेंट्स हैं, अगर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उन्हें वापस अपने देश भेजने से पहले उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाता है। ये आपने डिटेंशन एरिया में, जेल में नहीं डाल सकते, ये आपने 2019 में मुझे समझाया था एक इंटरव्यू में। सीएए में डिटेंशन कैंप नहीं है, इसी को लेकर मैं सवाल पूछ रही हूँ कि अगर सीएए के तहत वो लोग नहीं आते तो वो कहाँ जाएंगे, क्या होगा उनका? नहीं, उनकी व्यवस्था होगी ना। 100 लोगों का प्रॉब्लम है तो उसमें से 85 का तो अभी क्लियर हो रहा है, बाकी का आगे सोचेंगे। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पर भरोसा रखिए, आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सिटीजनशिप दी जाएगी। आपका अवैध तरीके से भारत में आना इस शरणार्थी के रूप में आपको स्वीकृति ये कानून दे रहा है, इसका कोई क्रिमिनल केस आप पर होगा नहीं और आपकी भारत में की हुई सारी एक्टिविटी को भी वैधता प्रदान की जाएगी। वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, मेरा और आपके जितना ही अधिकार उनका होगा। एक और बात थी, वो एक तो गलतफहमी, अप्रचार कहिए या जो भी है, या कंफ्यूजन ही कहिए कि असम में सीएए लागू होगा या नहीं होगा, और एनआरसी और सीएए ये इनका क्रॉसिंग है कि नहीं, इंटर देखिए, असम में जो एनआरसी की ऑर्डर हुए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसका सीएए से कोई लेन देन नहीं है। आसाम नहीं, देश के हर हिस्से में सीएए लागू होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्य जहां पर 2 प्रकार के विशेषाधिकार उनको दिए गए हैं, वो विशेषाधिकार के तहत जो राज्य आते हैं उनको ही सीएए नहीं होगा। एक इनर लाइन परमिट का प्रोविजन है और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्र है। लोग नहीं जानते ना, क्योंकि कुछ साल वो यहाँ हैं, कुछ साल, और जो ट्राइबल इलाके हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो बदलेगा नहीं सीए की वजह से, जरा भी नहीं बदलेगा। ट्राइबल कॉम्पोजिशन और उनके अधिकार को हम जरा भी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। हमने एक्ट में ही प्रोविजन कर दिया है कि जहां पर भी इनर लाइन परमिट है और जहां संविधान की 6ठी सूची में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं, इन पर वहां पर सीएए नहीं लागू होगा और वहां के एड्रेस वाला एप्लीकेशन भी ऐप में अपलोड ही नहीं होता है। तो लागू होने का सवाल ही नहीं आता है। और एक्ट में ही प्रोविजन है, मगर हमने एप्लीकेशन में भी वो एरिया को एक्सक्लूड कर दिया है। कोई अप्लाई करेगा भी वो वहां से तो नहीं, ऐप ही नहीं खुलेगा। पर वो कहीं और जाके अप्लाई कर सकता है तो वो भारत के नागरिक तो बन ही सकते हैं। हाँ, अच्छा, ओके। वो संविधान की 6ठी अनुसूची में सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते। इनर लाइन परमिट से सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते, वो भारत के नागरिक बन ही सकते हैं। आपने कहा हर जगह लागू होगा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों ने कहा है कि हम यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे। क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो लागू नहीं करने देंगे? वो भी समझ रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया गया है। एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों हमारे संविधान की 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसको शेड्यूल 7 में डाला गया है, जो केंद्र की, इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई है। पर जैसे वेरिफिकेशन वगैरह है, पूरा जो ग्राउंड पे तो चेकिंग होगी ना, वो सब तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेंगे। क्या वेरीफाई करना है? सिर्फ पोर्टल के थ्रू? वो तो इंटरव्यू में लेकर आएंगे कि मैं बांग्लादेश से आया हूं, देखिए मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है। और वो राज्य में नहीं होगा इंटरव्यू? इंटरव्यू राज्य में भी हो सकता है, भारत सरकार करेगी।
तो कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये करना ही होगा। मैं मानता हूं चुनाव के बाद सब कोऑपरेट करेंगे। ये पॉलिटिक्स के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स। और क्या यहाँ मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो शरणार्थी हैं, क्या वो तमिलनाडु में गए हैं? वहां पर मतलब स्टालिन इसको इतना बड़ा भाई मैं इशू कोई बना पॉसिबिलिटी छोड़ना नहीं चाहता। हाँ। एक भी है तो उसको नागरिकता देंगे। जी। जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता, ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। शशि थरूर कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाती है इलेक्शन या इंडिया अलायंस जीत जाती है तो ये सीएए को रिपील कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनको भी मालूम है कि इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आना है। मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले, इसी स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं। वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं करता है। इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में आज वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना होने के कारण जो भारत की शरण में आए हैं, उसके लिए एक कानून है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है और इसलिए ये पूरी तरह से संवैधानिक कानून है। अगर आप चुनाव जीतते हैं अगले 5 साल में, एजेंडा क्या होगा? चलिए, एजेंडा हमारा घोषणा पत्र आएगा, इसमें आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।